नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश बाय पुनीत जैन। और मुझे आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है कि आप बड़ी सजगता के साथ अपने अध्ययन में लगे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक पोयम प्रस्तुत कर रहा हूँ, डोवर बीच, जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी थी। तो आज हम इस पोयम के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं और काफी कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि पोयम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो पोयम है डोवर बीच, वो लिखी है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। क्लियर? तो मैथ्यू अर्नोल्ड विक्टोरियन पीरियड के एक बहुत जाने माने पोएट थे और क्रिटिक्स भी थे। इस दौरान और लोग भी थे, रॉबर्ट ब्राउनिंग थे, वो भी बड़े फेमस थे। रॉबर्ट ब्राउनिंग के आपने ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़े होंगे, स्पेशली माय लास्ट डचेस आपने पढ़ा होगा ज्यादातर लोगों ने। तो ये भी उसी तरीके का एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, डोवर बीच। अब इसका कंसेप्ट बिल्कुल अलग सा है, समझने लायक है। थीम थोड़ी सी चेंज होती है, शुरुआत में जो लग सकता है आपको प्रथम दृष्टया उससे चेंज हो सकती है। वर्ड्स वोकेबलरी भी अच्छी इस्तेमाल की गई है और ये एक रिलीजियस पोयम है और इसमें आस्था की बात की गई है। कैसे की गई है वो हम देखें। तो यहाँ हमारा पोयम का टाइटल है डोवर बीच। मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी है 1822 से लेके 1888 तक जीवन काल के दौरान। उन्होंने कई ऐसी रचनाएं लिखी जिनको आज तक पढ़ा जाता है। तो मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में हम अलग से डीपली चर्चा कर लेंगे। यहाँ जो आपके सामने कविता प्रस्तुत है, ये आपके सामने डोवर बीच। ठीक बात। अब आप देखिए डोवर बीच क्या है। तो डोवर बीच एक बीच है, एक जगह है इंग्लैंड में जो फ्रांस के बहुत ज्यादा नजदीक पड़ती है। तो होता है ना कि भाई बीच में समुद्र पानी है, इधर इंग्लैंड का किनारा है और उधर फ्रेंच कोस्ट नजर आती है। तो वहां पर कभी गए होंगे मैथ्यू अर्नोल्ड, ऐसा माना जाता है। 1851 1851 में उन्होंने अपना हनीमून वहीं मनाया था। तो वहां इन्होंने ये कविता लिखी होगी जो 1867 में पब्लिश हुई। अब इसका कंसेप्ट क्या है, तो हम एक बार लाइन पढ़ें। पहला देखो, इसमें मोटे तौर पर 4 स्टेंजा है, पर जो फर्स्ट स्टेंजा काफी बड़ा है, तो ये पूरा मिला के यहाँ तक हो रहा है। उसके बाद फिर एक और स्टेंजा है, फिर एक और स्टेंजा है और लास्ट में एक और स्टेंजा है। तो हमको यहाँ तक चर्चा करनी है। 37 लाइन्स आपकी हो जाती हैं कुल मिला के, और बिल्कुल इरेगुलर पैटर्न में लिखी गई है, बहुत अलग तरीके से लिखी गई है और कंसेप्ट इसका बहुत शानदार है। चलो देखें। तो द सी इज काम टू नाइट, द टाइड इज फुल, द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स, ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड इज गॉन, द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग एंड वास्ट आउट इन द ट्रैंक्विल बे। अब आप देखें कि वो किसी डोवर बीच पर है, डोवर बीच जगह का नाम है, किसी बीच पर है और वहां वो अपना कोई अनुभव बता रहे हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग का जैसा कि आपको कंसेप्ट पता होगा कि एक ही व्यक्ति बोलता है और कोई लिसनर होता है, कभी साइलेंट लिसनर होता है जो उसकी बात को सुन रहा होता है, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता है। तो देखिए समुद्र की बात की जा रही है। जो समुद्र है वो क्या है? शांत है। काम का मतलब शांत। द टाइड, टाइड शब्द आपने सुना होगा, ज्वार भाटा शब्द सुना होगा। तो जो ज्वार है वो फुल है और जो चांद की रोशनी है, चांद बड़ा ही सुंदर है। और द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स। अब स्ट्रेट्स का मतलब आप जो लेंगे, स्ट्रेट्स आप देख सकते हैं, ये जो शब्द आ रहा है आपका स्ट्रेट्स, स्ट्रेट्स का मतलब होता है जल संधि। तो मैंने आपको बोला ना कि आप जस्ट एक कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति है, इंग्लैंड के किसी बीच पर है जिसका नाम डोवर बीच है, सामने फ्रेंच कोस्ट है, बीच में समुद्र है, जल संधि है और चांद की रोशनी बीचों बीच आपके, मतलब मैं अगर इधर से देखूं और उधर दूसरा किनारा हो तो बीच समुद्र में पड़ रही है। ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड इज गॉन। और दूसरी तरफ जो फ्रेंच कोस्ट है वहां पर कुछ हल्की हल्की रोशनी होती है और वो भी डिसअपियर हो जाती है, वो सूरज की रोशनी होगी। और डीप अर्थों में हो सकता है कोई वो स्पिरिचुअल इसके थ्रू मैसेज देना चाह रहे हो। द क्लिफ्स, क्लिफ जो होता है खड़ी चट्टान के लिए शब्द होता है। तो जब वो कह रहे हैं कि चांद की रोशनी पड़ रही है और समुद्र के बीचों बीचों रोशनी पड़ रही है, चांद बड़ा ही सुंदर है वहां पर, और द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड, जो इंग्लैंड है वहां पर जो चट्टाने हैं, क्या है, इंग्लैंड के जो तट पर चट्टाने हैं वो बड़े चमक रही है, जहां पर वो खुद अपने मैथ्यू अर्नोल्ड मौजूद है।
एंड आउट इन द ट्रैंक्विल वे। और ये जो बे का मतलब होता है खाड़ी, ये खाड़ी जो है बड़ी ही शांत है। तो कुल मिला के वो कहना चाह रहे हैं, और उससे ऐसा लग रहा है कि जो समुद्र है बहुत ही ज्यादा शांत है, माहौल बहुत अच्छा है। रोशनी की भी बात कर रहे हैं, चट्टानों की भी बात कर रहे हैं, तट की बात कर रहे हैं, किनारों पे, जैसे समुद्र किनारों पे आप गए होगे तो थोड़ा सा आप इमेजिन करें, थोड़ा सा फील करें क्या हो रहा होगा, अपने मानस में उसका एक पिक्चर बनाएं तो और चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, बे का मतलब खाड़ी। क्लियर? चलिए आगे देखिए, अब बात आगे बढ़ती है। कम टू द विंडो, अब इसका मतलब क्या है? कोई है, हाँ, जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि कम टू द विंडो, स्वीट इज द नाइट एयर। जो रात्रिकालीन माहौल है, जो स्वीट है, और नाइट एयर की बात करें बड़ी स्वीट है। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे। अच्छा, समुद्र जब होता है, समुद्र में लहरें होती है तो समुद्र में सफेद सफेद झाग सा बन जाता है। और फिर आगे जो बात कर रहा है, वेयर द सी मीट्स द मून ब्लास्ट सन। अब आप कभी बीच पे गए होगे, आप जो लैंड है, जो जमीन है, वहां पर अगर चांद की रोशनी पड़े तो वो रोशनी की वजह से सफेद सफेद हो जाता है और समुद्र उससे मिल रहा होता है। तो ऐसे किसी दृश्य की कल्पना उन्होंने वहां पर की है। अब वो कह रहे हैं लिसन, सुनो। और देखो लिसन का भी प्रयोग है, हियर का भी प्रयोग है, एक ही लाइन में। ग्रामेटिकली अपन जब लिसन हियर पढ़ते हैं तो लिसन ध्यान पूर्वक सुनना, और हियर सुनना। अगर मैं आपको बोलूं लिसन टू मी तो केयरफुली सुनने के लिए जनरली आता है, और हियर मतलब कोई भी आवाज हमारे कान में आ जाती है उसके लिए भी हम हियर का प्रयोग कर लेते हैं। तो लिसन यू हियर द ग्रेटिंग, ग्रेटिंग का मतलब जो रगड़ने से आवाजें हो जाती है, क्योंकि जब समुद्र की लहरें आगे बढ़ती हैं पीछे हटती हैं और पत्थर कंकड़ भी होते हैं तो उनके घिसने की आवाज होती है। तो वो कह रहा है कि इस तरीके की आवाजों को सुनो, और वो आवाजें किसकी हैं? पेबल्स, पेबल्स का मतलब कंकड़, विच द वेव्स ड्रॉ बैक। अब जो लहरें आती हैं वो क्या करेंगी? आगे बढ़ेंगी, पीछे हटेगी, तो कंकड़ पत्थर आगे आएंगे, पीछे जाएंगे, तो वो ड्रॉबैक पीछे ले जाती है और वापस समुद्र पर क्या करके फेंक कर चली जाती है उन कंकड़ों को। एट देयर रिटर्न अप टू द हाई स्टैंड, उन तटों पर। बिगेन एंड सीज, अब ये प्रोसेस जो होता है शुरू होता है रुकता है, सीज का मतलब रुकना, बिगेन का मतलब शुरू होना। एंड देन अगेन बिगेन, बार बार ये प्रोसेस चलता रहता है विथ ट्रेमुलस कैडेंस। ट्रेमुलस का मतलब कंपन, वाइब्रेशन, कैडेंस का मतलब होता है ताल। ठीक है, तो अब जब इस तरीके का प्रोसेस चलेगा, लहरें आएंगी जाएंगी, कंकड़ पत्थर को लाएंगी ले जाएंगी, फेंक कर चली जाएगी, समुद्र तट का दृश्य है, और वहां पर इस तरीके की आवाज होगी तो एक साउंड पैदा होगा और कंपन वाइब्रेशन होगा, उसमें कुछ लय ताल होगी जो कि स्लो है। एंड ब्रिंग द एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन। और जब इस तरीके का जो संगीत होता है, अब यहाँ पर वो एक वैसे दृश्य की कल्पना नहीं कर रहे हैं कि वो बहुत खुशनुमा दृश्य, वो ये मान के चल रहे हैं कि ये जो दृश्य है, ये जो संगीत पैदा होगा, ये थोड़ा सा एटर्नल सैडनेस, किसकी बात कर रहे हैं वो? एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस की बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस जो संगीत है उसमें कोई ना कोई दुख झलक रहा है या प्रदर्शित हो रहा है। तो कुल मिला के यहाँ तक जो अब आप मोटा मोटा कंसेप्ट समझे होगे, वो ये समझे होगे कि मैथ्यू अर्नोल्ट किसी बीच पर है, और उस बीच का नाम डोवर बीच है जो इंग्लैंड में है, और सामने समुद्र, उसके बाद फ्रेंच कोस्ट उनको नजर आ रहा होगा। वहां पर जो फ्रेंच कोस्ट है वहां पर कोई लाइट, सूरज की लाइट या जो भी प्रकाश था वो धीरे धीरे लुप्त हो गया है, और इधर चांद की रोशनी चमक रही है। अब जो रोशनी चमक रही है वो समुद्र के बीचों बीच जो जल संधि है वहां पर भी पड़ रही है, और चट्टानों के ऊपर ही रोशनी पड़ रही है, और वो लहरों को आता जाता देख रहे हैं। और कुछ कंकड़ पत्थर ला रही है लहरें, कुछ ले जा रही है। प्रोसेस अगेन हो रहा है, मतलब कि सीज और बिगेन और चल रहा है, रुक रहा है, ये सारा प्रोसेस चल रहा है, और उस रगड़ने की आवाज से एक संगीत पैदा हो रहा है, एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस की वो बात कर रहे हैं। क्लियर? अब वो कहना क्या चाहते हैं अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो पूरा जब पढ़ोगे तभी आपको क्लियर हो पाएगा। आगे बात करते हैं। अब देखो, सोफोकलस का नाम आपने सुना होगा, जो बड़े ग्रीक प्लेराइट थे, ड्रामाटिस्ट थे, उनके बारे में भी हम अलग से बात कर लेंगे। सोफोकलस बड़े मतलब अच्छे ड्रामाटिस्ट माने जाते हैं। तो सालों साल पहले की बात कर रहे हैं। अब ये जो दृश्य मैथ्यू अर्नोल्ड देख रहे हैं, वो उस दृश्य की तुलना सालों पहले सोफोकलस ने जो अनुभव किया उससे जोड़ रहे हैं। अब सोफोकलस की बात कर रहे हैं कि उन्होंने भी एजियन सी के निकट इसी तरीके का कोई दृश्य देखा होगा, कोई संगीत सुना होगा, कोई साउंड सुना होगा, उनके एहसास में भी ऐसा कुछ आया होगा। तो वो देखें वो क्या है? सोफोकलस लॉन्ग अगो हर्ड ऑन द एजियन एंड इट ब्रॉट इनटू द माइंड द टर्बिड एब एंड फ्लो। वही उतार चढ़ाव, एब एंड फ्लो,
तो इस तरीके के जो उतार चढ़ाव वाले उन्होंने दृश्य देखे होंगे या जो उनके अंदर फील आया होगा, भावनाएं आई होंगी, वो भी कुछ कुछ इसी तरीके का आया होगा। और वो जो उतार चढ़ाव थे वो किसके थे? ह्यूमन मिजरी, मानवीय त्रासदी के। मतलब यहाँ मैथ्यू अर्नोल्ड कहना चाह रहे हैं कि जो ये उतार चढ़ाव है और जो मैथ्यू अर्नोल्ड अभी महसूस कर पा रहे हैं, वही सोफोक्लस ने एजियन सी पर किसी समय सालों पहले महसूस किए होंगे। We find also in the sound a thought hearing it by this distance northern sea। तो जो मैथ्यू अर्नोल्ड महसूस कर रहे हैं वही किसने महसूस किया होगा? सोफोक्लस ने महसूस किया होगा। क्या महसूस किया होगा? तो यहाँ बात देखो ह्यूमन मिजरी की आ रही है। अब ये दृश्य ऐसा ही है। अब यहाँ पर जो बात होगी वो अब देखो अगली लाइन से और ज्यादा क्लियर होगी, वो मैं प्रस्तुत करता हूँ। अब देखो जो मूल बात है, जो कविता के सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय भाव की तरफ आपको ले जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए, द सी ऑफ फेथ वाज वंस टू एट द फुल। बहुत सारे लोग जब मेटाफर पढ़ते हैं तो ये एग्जांपल वो देखते होंगे। मेटाफर में ये अच्छा एग्जांपल है, द सी ऑफ फेथ वाज वंस टू एट द फुल। अब यहाँ जो बात हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ही पूरी पोएट्री में फेथ की हो रही है। फेथ का मतलब विश्वास, आस्था। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि कभी जो आस्था का समुद्र था, विश्वास का समुद्र था, जो रिलीजियस फेथ था, वो कभी पूरी तरीके से हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ था, वो उसकी बात कर रहे हैं। और जो पतन हो रहा है, जो विक्टोरियन एज आई, साइंस का डेवलपमेंट हुआ, पर लोग अपनी आस्थाओं से दूर जाते गए, तो वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग को कचोट रहा था। तो उसी के बारे में, उसी कंसेप्ट को लेकर वो बात कर रहे हैं कि जो आस्था का समुद्र था कभी पूरी तरह से भरा हुआ था धरती के किनारों पर, धरती पर और पूरी धरती में, जैसे गर्डल, गर्डल का मतलब होता है कमरबंद, पूरी कमर को घेरे रहता है, उसी तरह जो हमारी आस्था का समुद्र था, हमारे विश्वास का समुद्र था, हमारी आशाओं, उम्मीदों, अच्छाइयों का समुद्र था, वो पूरी तरीके से इस धरती को घेरे हुए था, जैसे कमरबंद हमारे कमर को घेरे रहता है। बट नाउ, बट अभी, आई ओनली हियर इट्स मेलनकोली। पर अब जो चल रहा है उससे तुलना करते हैं कि अब जो है वो तो क्या है? मेलनकोली है, विड्रॉइंग रोर है। अब जो है मतलब विश्वास का जो समुद्र है, आस्था का जो समुद्र है, वो पीछे, मतलब पीछे की ओर गति कर रहा है। रिट्रीट का मतलब होते हैं लौटते हुए। तो अब वो बात नहीं रही, वो ये कहना चाह रहे हैं। और वही तड़प उनको ये कविता लिखने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित कर रही होगी। टू द ब्रीथ ऑफ द नाइट विंड डाउन द वास्ट एजेस डियर एंड नेकेड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो आस्था का समुद्र पीछे की ओर हट रहा है और कुछ नेकेड शिंगल्स, कुछ कुछ गोल किस्म के जो पत्थर होते हैं वो उनको छोड़ के जा रहा है। मतलब जो आस्था है वो लोगों के अंदर कम होती जा रही है, जो मानवीय पतन हो रहा है, मानवता का जो ह्रास हो रहा है, और जो रिलीजियस फेथ होना चाहिए उतना लोगों के अंदर नहीं है, उसकी वो बात कर रहे हैं। और पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो रहा है, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। क्लियर? अब आगे बात करते हैं ओ लव। अब देखो वो जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, अब निश्चित तौर पर वहां उनके साथ कोई होगा, क्योंकि जब उन्होंने किसी को बुलाया था, उधर पीछे भी आया था कि वो किसी जगह पे हैं जब वो इतनी डोवर बीच की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो अपने बिलवड से बात कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, और बुलाते हुए वो बात कर रहे हैं ओ लव लेट अस बी ट्रू। मतलब वो एक तरीके से आह्वान कर रहे हैं कि दुनिया तो ऐसी है, पर हम एक दूसरे के प्रति क्या रहे? सच्चे रहे। टू वन अनदर फॉर द वर्ल्ड वी सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम। अब ऊपर ऊपर से तो ये दुनिया क्या लगती है? लैंड ऑफ ड्रीम लगती है। मतलब सपने हैं हमारे पास, ब्यूटीफुल है, सब कुछ न्यू है, पर अगर ऊपर ऊपर से लगता है आर्टिफिशियल है दुनिया ऐसी, बट जब हम गहराई से देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ ना तो जॉय है, यहाँ ना लव है, न वो प्रकाश है जो होना चाहिए, न सर्टिट्यूड, निश्चितता है, न शांति है, और न किसी की तड़प में कोई मदद के लिए आगे आ रहा है। क्लियर? चलिए, एंड वी आर हियर इज एन डार्कलिंग प्लेन। मतलब हम एक तरीके से अंधियारी दुनिया में जी रहे हैं, ऐसा उनका मानना था। स्वेट विद कंफ्यूज अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल। यहाँ स्ट्रगल है, फाइट है, और ऐसी जगह जहां कुछ अनभिज्ञ आर्मीज एक दूसरे के साथ झगड़ रही हैं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये दुनिया जो है अब ऐसी हो चुकी है, पर हम एक दूसरे के प्रति, जिससे भी वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के प्रति क्या रहें? सच्चे रहें, ईमानदार रहें। चलो मैं एक बार और रिकॉल करता हूं, क्योंकि ये एक मुश्किल कविता है और शब्द भी अच्छे हैं, तो मैं बिल्कुल आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। रिवीजन भी हो जाएगा। द सी इज काम टुनाइट। सबसे पहले मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी है। समुद्र, डोवर बीच जगह का नाम, टाइड ज्वार जो कि फुल है, मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स, समुद्र के बीचों बीच चांद की रोशनी पड़ रही है,
फ्रेंच कोस्ट पे कुछ रोशनी थी जो धीरे धीरे चली गई है। द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड, जो चट्टाने इंग्लैंड की चट्टाने वो ग्लिमर कर रही है या चमक रही है, और ये एक शांत खाड़ी का पूरा दृश्य बता रहे हैं जो वहां पर ये चीजें हुई। अब देखें, कम टू द विंडो, स्वीट इज द नाइट एयर बात की उन्होंने, ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे। अब समुद्र का दृश्य आपने देखा होगा, तो जब आप देखते हो कि जहां पर लहरें मतलब जमीन से मिलती हैं उन जगहों की बात हो रही है, तो ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे वेयर द सी मीट्स द मून ब्लांच्ड। ब्लांच्ड का मतलब सफेद हो जाना चांद की रोशनी से उस उसका लैंड का। लिसन यू हियर द ग्रेटिंग, ग्रेटिंग का मतलब रगड़न से जो आवाजें पैदा होती है, इसकी पेबल्स की, कंकड़ों की, विच द वेव्स ड्रॉबैक, जो वेव्स पीछे ले जाती हैं और वापस तट पे छोड़ के जाती हैं। एट देयर रिटर्न अप टू द हाई स्टैंड, उन तटों पर बिगेन एंड सीज, ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। देन अगेन बिगेन, ये देखो वापस आ रहा है। ट्रेमुलस कैडेंस, एक लय ताल पैदा होता है जो थोड़ा सा हम जो सोचते हैं कि पॉजिटिव होगा, पर यहाँ जो शब्द आ रहा है एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस। एटर्नल का मतलब जो लगातार चलता रहे, वो वाली नोट ऑफ सैडनेस वहां सुनाई दे पड़ रही है उनको। और फिर वो एक ग्रीक ड्रामेटिस्ट से तुलना करते हैं कि ऐसा कोई अनुभव सोफोक्लस को भी कभी हुआ होगा एजियन सी के वहां, और उनके माइंड में भी ह्यूमन मिजरी के बारे में, उतार चढ़ाव के बारे में ऐसा कोई एहसास हुआ होगा। वी फाइंड आल्सो, हम भी, आल्सो आ रहा है, इन द साउंड ऑफ थॉट हियरिंग इट बाय द डिस्टेंस नॉर्दर्न सी। फिर ये जो मेटाफर का बड़ा इस्तेमाल किया गया है कि अब ये उस दृश्य की तुलना कर रहे हैं जब ये जो आस्था का समुद्र था वो पूरी तरह भरा हुआ था, मतलब लोग ज्यादा आस्थावान थे और विश्वास था, उम्मीद थी और अच्छे मानवीय मूल्य थे। कुल मिला के वो जो बात कहना चाह रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। एंड राउंड अर्थ शोर, और जैसे आस्था का समुद्र है उसने पूरी दुनिया को घेर रखा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक गर्डल या कमरबंद हमारे कमर को घेरे रहता है। बट नाउ, अब वो कह रहे हैं कि अभी तो क्या है, ये जो सुन पा रहा है वो मेलनकोली, जो अभी पीछे बात की दुखद और इस तरीके के माहौल को महसूस कर पा रहा है, और उसको ऐसा लग रहा है कि अब वो आस्था का समुद्र, जो आस्थावान चीजें थी पीछे हट गई हैं और अब उतनी सकारात्मक दुनिया नहीं रही। और फिर वो आह्वान करता है अपने लव से, अपने बिलव्ड से, कि ये देखो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि लेट अस बी ट्रू, हम तो कम से कम एक दूसरे के प्रति ट्रू हो जाएं। और ये वर्ड ऊपर से तो ऐसा दिखाई देता है, लैंड ऑफ ड्रीम्स, खुशनुमा, ब्यूटीफुल, न्यू, बट असल में जो है तो इस देखो सारी चीजें बोला, जॉय नहीं, लव नहीं, लाइट नहीं, सर्टिट्यूड नहीं, पीस नहीं, और जो मददगार वाली फीलिंग होती है वो नहीं है। और हम भी इसी जगह पे मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत सारा स्ट्रगल है, फाइट है, और इन सब के बीच हमें एक दूसरे के प्रति सच्चा रहना है। तो यह मैथ्यू अर्नोल्ड की थोड़ी सी टिपिकल पोयम थी जिसके भाव को आपको पकड़ना है। और फिर एक नई पोयम लेके आपके सामने उपस्थित रहूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।